नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आगामी 11 फरवरी को रांची में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन समेत अन्य लोग मौजूद थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आग्रह किया जाएगा। उन्होंने सम्मेलन को झारखंड की राजनीति के लिए गेम चेंजर बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि ये एक ऐसा सम्मेलन होगा जहां झारखंड के हर जिले के हर गाँव से अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचेंगे। सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि अनुसूचित जनजाति समाज का एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। राधा मोहन दास ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां विभाजनकारी विचारधारा के हैं। ये पार्टियां सनातन धर्म को खत्म करने में विश्वास रखती हैं। भाग्य है इस देश में एक बड़ी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। डीएमके के लोगों का बयान आ चुका है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन बनाया गया है वो सनातन धर्म के विनाश के लिए बनाया गया है। उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से मैं उसमें कांग्रेस को बराबर रूप से जिम्मेदार मानता हूँ और कांग्रेस नहीं, इस इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी लोगों को समान रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। कोई कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है, कोई कहता है सनातन धर्म कोरोना है, कोई कहता है सनातन धर्म एड्स है। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्हें देश की एकता से बड़ा दुख होता है। राष्ट्रीय एकता उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। देश का विभाजन उन्होंने 1947 में भी किया था। आज भी विभाजनकारी मानसिकताएं तो रुकी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करती है और ऐसे किसी भी तथाकथित प्रश्नों को संज्ञान में नहीं लेती है। वहीं झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत और मोहन प्रकाश भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है और जल्द ही हम सभी एक सामान्य फॉर्मूला पर पहुंच जाएंगे। ये सीट शेयरिंग की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ में हम लोगों की बैठक हुई है और उस बैठक में गठबंधन के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से यूँ कहें कि मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी, मोहन प्रकाश जी और सलमान खुर्शीद जी ने भाग लिया और हम लोग जो 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गए थे, उसके साथ में प्रदेश के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब भी थे। और वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य में, उसको लेकर के चर्चा हुई। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, तो जो राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थितियों पर बातचीत हुई और जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम लोगों ने सामने रखने का काम किया और उस विषय पर हम लोगों ने बातचीत प्रारंभ की। प्रमुख नेताओं के द्वारा और हम लोग एक तरफ से जो बातें रखी गई, उन बातों से एक बात सामने आया कि गठबंधन के सभी साथी हम लोग मिल कर के झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और जो ज़मीनी हकीकत है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप
वहीं इस विषय में बीजेपी विधायक का कहना है कि ये उनका अंदरूनी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगी एवं इंडिया गठबंधन को करारा शिकस्त देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग चर्चा करे कुछ वगैरह, ये उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी कैसे 400 पार करे उस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। तो अब उनके सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी दल एक साथ जुड़े हैं। इनका उद्देश्य भारत की भलाई नहीं है, इनका उद्देश्य है अपना और अपने परिवार की भलाई, बच्चे की भलाई। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का दल इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस इतना ही कहूँगा, 2024 में आएगा मोदी। और इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 से 15 जनवरी तक झारखंड का मौसम शुष्क होगा। वहीं आने वाले 16 और 17 जनवरी को झारखंड राज्य में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही बताते चले कि आने वाले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं 15 जनवरी के सुबह राइजिंग ट्रेंड के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी नॉर्थ वेस्टली विंड की वजह से पारा गिरा है और आसमान साफ है। कुल मिलाकर पूरे झारखंड में अभी तापमान 3 से 7 डिग्री गिरी हुई है। इसे देखते हुए रांची मौसम विज्ञान केंद्र लोगों से अपील करता है कि अपना खास ख्याल रखें। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण बच्चे और बुजुर्ग काफी सतर्क और सावधानी से रहें और ठंड से बचने को लेकर हर संभव प्रयास करें। तो आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान की तो अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और 6वां और 7वां दिन 17-18 तारीख में आपको हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है झारखंड में। और अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की, तो अगले 2-3 दिनों में कोई इसमें बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और उसके तत्पश्चात 15 के मॉर्निंग से थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड है और फिर 2 से 3 डिग्री न्यूनतम में आपको थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये है कि अभी पारा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड की वजह से पारा काफ़ी गिरा है, आसमान साफ है, पारा गिरा हुआ है और टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हर जगह पूरे झारखंड में ही गिरा हुआ है। 3 से 7 डिग्री तक ये देखने को मिला है। 7 डिग्री लगभग आपका जो उत्तर पश्चिम झारखंड है उस इलाकों में गिरा है और शेष भाग में 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर गिरा हुआ है। तो इसके देखते हुए लोगों से हम लोग ये अपील करते हैं कि अपना खास ख्याल रखें, खासकर बुजुर्गों का, बच्चों का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये जो पारा गिरा है उसके बाद सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपना खास ख्याल रखें। गर्म पेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे कपड़े पहने, सावधानी पूरी तरीके से ठंड से बचाव के लिए आप अपना सकते हैं। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम को झारखंड से रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच का एकमात्र गोल अमेरिका के लिए एबिगेल टैमर ने किया। बताते चले कि दोनों टीमों ने मुकाबले की शुरुआत तेज तरार और आक्रामक अंदाज में की। भारत ने जहां घरेलू दर्शकों के सामने सर्कल में कुछ शुरुआती आक्रमण किए और गेंद को अपने कब्जे में रखा, वहीं अमेरिका ने तेज शुरुआत के बाद मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली। अमेरिका ने मैच की शुरुआत से बॉल पोजीशन पर अपना दबदबा बनाए रखा। अमेरिका ने इसके बाद पहले क्वार्टर में ही अपने कप्तान की मदद से मैच का पहला गोल दाग दिया, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी एलिजाबेथ एगर द्वारा बाधा डालने के कारण गोल को खारिज कर दिया गया और इससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिली। भारत और अमेरिका के बीच पहले क्वार्टर में मुकाबला काफी कड़ा रहा, लेकिन दोनों टीमें सर्कल में प्रवेश करने के बाद भी गोल नहीं दाग सकी। भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर पर कुछ मौके बनाए, लेकिन टीम इसे भुना नहीं सकी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पहला क्वार्टर गोल रहित रहा। हालांकि दूसरे क्वार्टर के शुरू होने के 1 मिनट बाद ही अमेरिका ने पहले गोल की निराशा से उबरते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अमेरिका के लिए ये गोल एबिगेल टैमर ने 16वें मिनट में किया। टैमर का शूट भारत की
अनुभवी गोलकीपर सविता के पास पहुंचा। हालांकि भारतीय कप्तान का पैड गेंद पर जरूर लगा, लेकिन वो उसे अपने पैड के बीच से गोल में घुसने से नहीं रोक सकी। दूसरे क्वार्टर में भारत के वापसी करने का मौका था जब उन्हें पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका के प्रयासों के बाद उन्हें 2 और रीटेक मिले, लेकिन अमेरिका द्वारा इसे विफल कर दिया गया। इसके बाद भी भारत के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दूसरे क्वार्टर के बीच हुए मिनटों में बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर में कुछ मिनट पहले भारत को बढ़त लेने का मौका मिला जब उदिता ने नेहा के साथ मिलकर अच्छा मौका बनाया, लेकिन अमेरिका गोलकीपर केल्सी बेंग ने उदिता के प्रयास को नाकाम कर दिया। तीसरे क्वार्टर में काफी एक्शन देखने को मिला। अमेरिका खिलाड़ी बुर्क डेबरडेन को ग्रीन कार्ड दिया गया। हालांकि भारत को एक खिलाड़ी का फायदा था, लेकिन उसके फॉरवर्ड लाइन को अमेरिका ने रोक दिया था। अगले मिनटों में भारत और अमेरिका दोनों को ग्रीन कार्ड मिलने के कारण अपने 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। इसके बाद मेजबान टीम को लगातार दबाव बनाने के कारण 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे इसे गोल में तब्दील नहीं कर पाई। मुकाबले में एक गोल से पिछड़ने के बाद अंतिम क्वार्टर भारत के लिए काफी अहम हो गया। चौथे क्वार्टर के शुरू होने के बाद वैष्णवी विट्ठल पालके को पीला कार्ड मिलने के कारण उन्हें 5 मिनट तक बाहर बैठना पड़ा। एक गोल से पिछड़ रही भारतीय टीम ने हमले तेज कर दिए और 48वें मिनट में 7वां पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। नवनीत ने इस बार इसे नेट में पहुंचाया, लेकिन इस गोल को अमान्य करार कर दिया गया क्योंकि गेंद ज्योति के पैर से टकराकर अंदर गई थी। अगले कुछ मिनटों में अमेरिका ने 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन गोल नहीं कर सकी। भारत को अपना अगला मुकाबला 14 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलना है। इससे पहले एशियाई खेलों के पूर्व चैंपियन जापान ने चेक गणराज्य को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट अपने अभियान की विजय शुरुआत की। जापान के लिए मियू सुजुकी ने चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर और शिहोरी ओइकावा ने 40वें मिनट में दूसरा गोल दागा। चेक गणराज्य की गोलकीपर बारबोरा चेचाकोवा ने इस मुकाबले में कई गोल बचाए। रविवार को अब जापान का सामना जर्मनी से होगा, जबकि चेक गणराज्य के सामने चिली की चुनौती होगी। दिन के एक अन्य मैच में जर्मनी ने चिली की चुनौती को 3-0 से धो डाला। चिली के लिए सेल्नी ओरोज ने 7वें मिनट, जेटे फ्लेस्टर्स ने 10वें और लीजा नोल्टेन ने 38वें मिनट में गोल किए। वहीं तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने इटली को 3-0 से हरा दिया। न्यूजीलैंड के लिए डेवियस फ्रांसिस ने 7वें और 91वें मिनट में, जबकि डिकिंस स्टेफनी ने 53वें मिनट में गोल किए। न्यूजीलैंड की ओर से तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पे आए। और इधर जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ की विभिन्न योजनाएं 2019 से लंबित हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने चिंता जताते हुए प्रशासन को घेरा है। वहीं केबुल टाउन में बिजली की व्यवस्था नहीं होने से अब आंदोलन करने की बात भी उन्होंने कही है। प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक सरयू राय ने योजनाओं के लंबित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि 2019-20 के मौरदा और जोन 2 की सड़कें सहित 2022-23 की 10 योजनाएं लंबित हैं, जो कुल 24 करोड़ की लागत की है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में 50 करोड़ की नई योजनाएं वित्त आयोग और जिला योजना समिति से स्वीकृत हुई हैं, जिसके लिए अपने क्षेत्र के 500 योजनाएं चयन कर जिला योजना समिति से स्वीकृति करा लिया गया है। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होती जाएगी, वैसे वैसे कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने योजना लंबित होने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनएसी के अधिकारियों को प्रशासन अपने कार्य में व्यस्त कर दे रही है, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केबल टाउन के घरों में बिजली की समस्या को टाटा स्टील द्वारा 22 जनवरी तक निदान नहीं किया गया तो 23-24 को अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आंदोलन की ओर रुख करेंगे। हम लोग दूसरे विभागों से स्वीकृत करा के सड़कें बनवा रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। तो ये पीछे की योजनाएं हैं। इस बार जो स्वीकृत हुआ है 15वें वित्त आयोग से 28 करोड़ 15 लाख का स्वीकृत हुआ है और करीब इतने ही अमाउंट का जिला योजना समिति में भी 20-22 लाख करोड़ रुपया है, तो शुरू करेंगे। मगर मैंने अपने क्षेत्र की कुल मिला के 500 से अधिक योजनाओं का चयन जिला योजना समिति से करा लिया है। जैसे जैसे पैसा आए वैसे वैसे आप उन योजनाओं को
करते जाइए और सभी योजनाओं का एस्टिमेट कर लीजिए, खर्च कितना है कर लीजिए, पैसे की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। मगर जेएनएससी का जो अपना काम है वो अपना काम तो करे। और जेएनएससी की आधी ताकत चली जा रही है जिला का काम करने में। जिला प्रशासन जेएनएससी के अफसरों को अपने काम में नियुक्त कर लेता है, कहीं मजिस्ट्रेट बना लेता है, कहीं चुनाव में लगा देता है और नगर पालिका का काम ठप रहता है। इसलिए मैंने डीसी से भी कहा है कि आप इनकी गर्दन छोड़िए, ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं डीडीसी, कहीं डीसी, कहीं एसडीओ, इनको अपने काम में लगा देते हैं। और वहीं राजधानी रांची के पंजाबी हिंदू बिरादरी नाम की संस्था विगत कई वर्षों से सांझी लोहड़ी का आयोजन करता आ रहा है। इसी के तहत रांची स्थित भवन में पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा इस त्योहार को लेकर आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पंजाबी रीति के अनुसार किया गया, जिसमें भांगड़ा नृत्य खास रहा। कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ और रांची के स्थानीय विधायक सीपी सिंह की उपस्थिति रही, जिन्होंने लोहड़ी को प्रज्वलित कर लोहड़ी की शुभकामना दी। लोहड़ी प्रज्वलित होने के बाद बिरादरी के लोगों ने प्रज्वलित लोहड़ी की परिक्रमा कर नृत्य संगीत का आनंद लिया। हो गए सजना छिड़ गई तैनू देखिया जदों रौनक हो जूए चल मेले लोहड़ी में लो का मतलब होता है लकड़ी, लोड ओ का मतलब सूखा उपला या गोईठा जिसको बोला जाता है, और डी का मतलब होता है रेवड़ी। ये लोहड़ी ये होता है। पंजाब में रबी के फसल कटाई होती है, रबी के फसल की, तो उसी के उपलक्ष्य में वहाँ के लोग ये पर्व मनाते हैं। और उसमें फिर सब कोई, क्योंकि ठंड का मौसम है, उसी तरह समय से है कि लकड़ी जलाकर उसमें रेवड़ी, चूड़ा, काला तिल और आपको पॉपकॉर्न ये सब डाल के, बादाम, चिड़िया बादाम ये सब डाल के सब उसकी पूजा करते हैं और लोहड़ी मनाते हैं। पंजाबी हिंदी बिरादरी जब से है तब से लोहड़ी का त्यौहार चल रहा है यहाँ पे। इस बार करीब 50 साल के ऊपर की बात है। लोहड़ी का हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी का कार्यक्रम होता है। देखिए, आज नहीं वर्षों बरस हमारा पंजाबी समाज सांझी लोहड़ी का करता है और इस अवसर पर अग्नि प्रज्वलित होता है और उसके अंदर मेवा वगैरह कई तरह की चीज, तिलकुट है जी, चूड़ा है, तिल है, वो सब प्रज्वलित करते हैं। और ये होता है कि नया फसल आए उसके पहले ये सब सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही अंदर का जो भी कलश है, वैमनस्य है, लिप्सा है, तरह तरह के जो विकार हैं, उन सारे विकारों का नाश हो जाए, तो ये भावना है। और ये अधिकतर पंजाब, हरियाणा में इसका प्रचलन है, लेकिन पंजाबी समाज देश के प्रत्येक हिस्से में आपको मिलेगा और वहाँ पर ये मनाया जाता है। और जमशेदपुर में सिख समुदायों ने अग्नि का फेरा लेकर लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। ये पर्व प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के पूर्व संध्या में मनाई जाती है। ये पर्व मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत जमशेदपुर में भी विभिन्न बस्तियों और कॉलोनियों में बसे सिख समुदायों ने नव वर्ष का पहला त्यौहार काफी उत्साह उमंग के साथ धूमधाम से मनाया। वैसे ये त्यौहार फसल और मौसम से जुड़ा हुआ पर्व है। नए फसल के आगमन की खुशी और अगली बुआई की तैयारी से पहले इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जिसे लेकर मकर संक्रांति से पूर्व संध्या शाम ढलते ही लकड़ी और गोईठा का बुग्गा बनाकर इसे जलाया जाता है।
जिसके बाद परिवार के लोग अग्नि के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उसमें काला तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गचक आदि अर्पित करते हैं। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच अपना पारंपरिक गीत गाकर नाचते झूमते एक दूसरे को बधाई देते हुए परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करते हैं। और इधर मेंस कांग्रेस ने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन युवा रेल कर्मियों के लिए पुरानी कई मांगों को लेकर अपने आंदोलन को और तेज करने का बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई और बंडा मुंडा के एक्सचेंज यार्ड के पास इसको लेकर युवा संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं NFIR के जोनल महासचिव शशि मिश्रा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न ब्रांच से आए मेंस कांग्रेस के नेता व सदस्य शामिल हुए और इसे सफल बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में युवा रेल कर्मियों को उनका हक और अधिकार दिलाने का संकल्प लेते हुए आंदोलन का बिगुल फूंका। शशि मिश्रा ने कहा कि भारतीय रेल में फिलहाल 65% ऐसे रेल कर्मी हैं जिन्होंने वर्ष 2004 में रेलवे में योगदान दिया है। इन युवा रेल कर्मियों को अब उनके और उनके परिवार के पेंशन की चिंता सताने लगी है, क्योंकि जब वे रिटायर होंगे तब उन्हें पुराने रेल कर्मी की तरह ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही उनके आश्रितों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा। पेंशन बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन इसे सरकार ने छीनकर नई पेंशन योजना लागू की है, जिससे रिटायर होने के बाद रेल कर्मियों को नुकसान हो रहा है। आज सभी युवा रेल कर्मियों को विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलते हुए संकल्प लेने की जरूरत है। उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक युवा रेल कर्मियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है। शशि मिश्रा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में ये संकल्प लिया जा रहा है कि युवाओं को पुरानी पेंशन योजना से जब तक NFIR और मेंस कांग्रेस नहीं जोड़ देती है तब तक उनका संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करो और वोट पाओ का अभियान चलेगा। मेंस कांग्रेस और NFIR रेल कर्मियों की हर समस्या के समाधान की लड़ाई लड़ता रहेगा। मेंस कांग्रेस के जोनल कोषाध्यक्ष रतन पंडा ने युवा दिवस की बधाई देते हुए पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान RK मिश्रा, रतन पंडा, KT शंकर अन्य लोग मौजूद थे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस इसको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए हमने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारी युवा रेल कर्मियों की जो सबसे बड़ी मांग है पुराने पेंशन स्कीम को लागू करना, इसके लिए बंडा मुंडा लोह नगरी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और मेंस कांग्रेस का जो फेडरेशन हमारा NFIR है, NFIR के निर्देश पे पूरे भारतवर्ष में नए पेंशन स्कीम को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहा है। उसी आंदोलन के तहत आज के दिन हम लोगों ने चुना कि स्वामी जी के विचारधाराओं से हम युवाओं के आंदोलन को जोड़े और जोड़कर इस संघर्ष को इतना लंबा करेंगे जब तक हम पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर लें, तब तक हम इस आंदोलन को ऐसे ही चलाएंगे। और सरायकेला खरसावां जिले के आकर्षणी पीठ परिसर में भारत सरकार के कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आकर्षणी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बनाए गए सीढ़ियों की झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक देश के 30 स्थानों मंदिरों की साफ सफाई करने का और स्वच्छता अभियान चलाने का आग्रह किया है।
उन्होंने स्वच्छता अभियान में देश भर के नागरिकों की भागीदारी बनने की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। स्वच्छता का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। इस दौरान मुख्य रूप से मंगल सोय, विजय महतो, रामजीत सिंह देव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भारत में हम सभी के आस्था के अनुसार जो भी तीर्थ स्थान है, उन सारे तीर्थ स्थानों पर हम सब स्वच्छता का कार्यक्रम चलाकर न केवल परिसर की स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता, बल्कि मन की स्वच्छता को बेहतर बनाए। इसी अभियान के साथ आज मैं यहाँ आकर्षणी माता के दरबार में हूँ। यहाँ हमारे जो पारंपरिक पुजारी हैं वो हमारे साथ उपस्थित है और उनका भी यही कहना है कि आइए हम सब मिलकर के ऐसे स्थानों को परिष्कृत रूप से रखें ताकि हमारी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना हमारी स्वच्छता के माध्यम से हो। और जमशेदपुर शहर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भी राम में नजर आया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु सड़कों पर हाथों में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। बता दें कि शहर में जय महाकाल सेवा संघ द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इसकी खुशियों को मनाने हेतु एक शाम प्रभु श्री राम के नाम नामक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में प्रभु राम, माता सीता, प्रभु हनुमान समेत समस्त वानर सेना की झांकियां शामिल थी। यात्रा का नेतृत्व संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह के द्वारा किया गया। कदमा गणेश पूजा मैदान से ये यात्रा प्रारंभ हुई, जो रामनगर के कालीबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रभु राम के जयकारे लगाते नजर आई। शोभा यात्रा को देखने हेतु इलाके के लोगों की भारी भीड़ भी पूरे मार्ग में इकट्ठा थी। सभी ने प्रभु राम के जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। पूरा माहौल इस दौरान राम में नजर आया। सबसे पहले प्रभु राम के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगामी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का, आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। ये शोभा यात्रा निकल पड़ी है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है प्रभु श्री राम को स्वागत करने के लिए। और निश्चित रूप से ये 22 जनवरी का जो दिन है ये ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए कि हमारे राम लला 550 सालों के बाद अपने घर में वापसी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े तादाद में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं अपने जय महाकाल साथियों का भी स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, आए हुए सभी भक्तगणों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वहीं मकर पर्व के तोहफे के रूप में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए झामुमो जिला उपाध्यक्ष से पूर्व जिला पार्षद बागराय मार्डी ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर मुसाबनी के सुरदा स्थित दुर्गा मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर बागराय मार्डी के साथ झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी गौरांग माहली, लोबिन सबर, गणेश मुर्मू आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर लगभग 100 कंबल का वितरण किया गया। मौके पर बागराय मार्डी ने झारखंड सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए सभी ग्रामीणों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने की बात कही। वहीं मौके पर बागराय मार्डी ने कहा कि मकर पर्व के समय काफी ठंड होती है, इसको देखते हुए हमने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है।
लोगों को मालूम होगा कि विगत दिसंबर महीना से मैंने अपना जिला परिषद क्षेत्र में मैं कंबल का वितरण करते हुए आ रहा हूँ और मेरा एक लक्ष्य था कि मकर का पहले कम से कम 5-6 हज़ार लोगों के बीच घर घर जाकर मैं लोगों को कंबल का वितरण दे सकूं, क्योंकि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है मकर पर्व। और इस मकर पर्व में गांव घर के बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का कहना ये होता है कि मकर के टाइम काफ़ी ठंडा होता है और इस ठंडे में अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी सहन नहीं कर पाता तो पहले ही स्वर्गवास हो जाते हैं। वैसे परिस्थिति को देखते हुए हमने संकल्प लिया और मैंने हमेशा हर साल की भांति इस साल भी मैं मकर के पहले गांव में जाकर लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रहा हूं। और आज ये सुरदा जो दुर्गा पूजा मंडप में मैं यहाँ के गरीब गुरबाओं का पहले से मेरे को एप्लीकेशन दिया गया था, तो 100 कंबल का वितरण आज हम लोग मकर का पहले कर दिए हैं और काफ़ी आशीर्वाद और धन्यवाद इन बूढ़ा बुजुर्ग के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इसमें काफ़ी हम लोग को हर्ष और हुल्लस के साथ में उन लोगों के बीच में हम लोग कंबल का भी वितरण कर रहे हैं ताकि लोग हंसी खुशी से इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। वहीं सेंट पीटर इंग्लिश हाई स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे जमशेदपुर करड्डी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दक्षिण करंडी पंचायत की मुखिया सरस्वती टुड्डू और टाटा स्टील स्पोर्ट्स के अधिकारी मौजूद थे। वहीं बच्चों के बीच 100 मीटर रेस, जंप रेस और छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉफी रेस, बिस्कुट रेस समेत विभिन्न खेल का आयोजन किया गया। वहीं जीते हुए प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्राइज और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स डे में बच्चों के परिजन और स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित थे। स्कूल के संचालक देवबार्थ विश्वास ने कहा कि कोरोना काल के समय ये एनुअल डे बंद हो गया था, 3 साल बाद इसे दोबारा फिर से चालू किया गया है। एनुअल स्पोर्ट्स डे करने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे कि उनका मानसिक बौद्धिक विकास होगा। आज सेंट पीटर्स इंग्लिश हाई स्कूल करंडी का ये एनुअल स्पोर्ट्स डे है। कोरोना के चलते हम लोग 3 साल ये नहीं कर पाए थे। ये आज फिर से हम लोग आज इस साल से फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। साल का ये हमारा रेगुलर इवेंट है, हर साल हम लोग ये करते हैं। स्कूल के बारे में कितना बताएं, ये तो स्कूल 15 साल पहले करीब शुरू हुआ था, जो कि 13 स्टूडेंट से शुरू हुआ था। प्रिंसिपल मैम मिस कल्पना विश्वास द्वारा ये स्कूल, वही हमारे इंस्पिरेशन है, वही हमारे सब कुछ है। स्कूल के पीछे उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। और आज ये हमारे स्कूल में बहुत खुशी की बात ये है कि 950 से ऊपर स्टूडेंट हैं। और इस लोकल एरिया में करंडी जैसा जगह में जहाँ ट्राइबल एरिया जिसे कहा जाता है, इस तरह का स्कूल, इस तरह का डिसिप्लिन स्कूल चलाना, इतना बड़ा स्कूल को रन करना, लोकल सपोर्ट, उसके बाद सरकारी सपोर्ट, लोकल जितने भी लोग हैं तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा। हमारा स्पोर्ट्स को क्यों एक पार्ट है हमारा स्कूल का। हम जिंदगी में हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरे एक्टिविटीज़, स्पेशली स्पोर्ट्स को इनकरेज करना चाहिए। ये एक बच्चों को आगे जाकर बहुत हेल्प करता है, बहुत सपोर्ट करता है। पढ़ाई लिखाई तो रहेगी, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा। सब बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो 99% 100% मार्क्स लाए। तो हो सकता है कोई बच्चा, हमारा यहाँ से काफ़ी लोग बच्चे अच्छे बच्चे निकले हैं, टैलेंटेड बच्चे निकले, जो स्पोर्ट्स पढ़ाई लिखाई के अलावा ज़िंदगी में स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा कुछ सक्सेस हुआ है, बहुत सारा कुछ किया। तो उसी को इनकरेजमेंट के लिए और हम लोग कोशिश करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, आज आप देखिएगा टीचर्स के अलावा गार्जियन लोगों को भी एक इवेंट रखा गया है कि गार्जियन लोग भी इनकरेज रहेंगे तो बच्चे लोगों को भी इनकरेज करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।